आज हम बात करेंगे भारतीय संघवाद की, मतलब इंडियन फेडरलिज्म। ये एक तरह की रस्साकशी है ना? केंद्र और राज्यों के बीच जो हमेशा चलती रहती है। बिल्कुल, कि साथ मिलकर काम कैसे करना है, पैसों का बंटवारा कैसे होगा और अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाया कैसे जाएगा। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इसी जटिल रिश्ते की गहराई में ले जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक डिजाइन है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश। संविधान बनाने वालों ने सोचा था कि राज्यों को अपनी आज़ादी भी मिले और देश की एकता भी बनी रहे। तो चलिए फिर इसी डिजाइन को समझते हैं और शुरू करते हैं उस चीज से जिसको लेकर सबसे ज्यादा खींचतान होती है, पैसा। हाँ, टैक्स। ये हमेशा एक उलझा हुआ मुद्दा लगता है। बिल्कुल। आम आदमी तो यही सोचता है कि हम टैक्स देते हैं, पर वो जाता कहाँ है? कौन सा टैक्स केंद्र का है, कौन सा राज्य का, और ये बंटवारा होता कैसे है? और ये उलझन जायज़ भी है क्योंकि सिस्टम वाकई में लेयर्ड है। संविधान इसे कुछ आर्टिकल्स के जरिए साफ करता है। हम्म। सबसे पहले आता है आर्टिकल 268। आर्टिकल 268। हाँ, सोचिए, एक ऐसा टैक्स है जिसे लगाने का अधिकार तो केंद्र के पास है, लेकिन उसे वसूलने और अपने पास रखने का काम वो राज्य सरकारें करती हैं। अच्छा, मतलब केंद्र सिर्फ कानून बनाता है और पैसा सीधा राज्य की तिजोरी में जाता है, जैसे? बिल्कुल, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी या शेयरों पर लगने वाली जो स्टाम्प ड्यूटी होती है, केंद्र तय करता है, पर उसे आपका राज्य वसूलता है और वही इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये हुई पहली परत। अब आगे क्या है? अब है आर्टिकल 269। यहाँ एक कदम और आगे बढ़ते हैं। टैक्स लगाता भी केंद्र है और उसे वसूलता भी केंद्रीय है। तो फिर इसमें राज्य को क्या मिला? सब कुछ, क्योंकि सारा पैसा राज्यों को सौंप दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरस्टेट ट्रेड, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर लगने वाला टैक्स। अरे वाह! हाँ, तो केंद्र एक तरह से राज्यों के लिए बस कलेक्शन एजेंट का काम कर रहा है। सही कहा। और एक मजे की बात यह है हम्म। कि ये पैसा भारत सरकार के मुख्य खजाने यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सीधा राज्यों में बंट जाता है। लेकिन इतना जटिल सिस्टम क्यों? सीधा सीधा क्यों नहीं कह दिया कि राज्य ही वसूल लें? बहुत अच्छा सवाल है। वजह है यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक रूपता। अगर हर राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाता तो बहुत कैओस हो जाता, व्यापार करना मुश्किल हो जाता। इसलिए केंद्र ने कहा, नियम हम बनाएंगे, टैक्स हम वसूलेंगे, ताकि पूरे देश में सिस्टम एक जैसा रहे, लेकिन पैसा आप रखो। समझ गई। तो 268 में राज्य वसूलते हैं, 269 में केंद्र वसूल कर राज्यों को दे देता है। अब आता है आर्टिकल 270, जो शायद सबसे बड़ा हिस्सा है। एग्जैक्टली। आर्टिकल 270 एक बड़ा साझा पूल है। इसमें यूनियन लिस्ट के ज्यादातर टैक्स आते हैं। इन्हें भी केंद्र ही लगाता और वसूलता है, लेकिन जो पैसा इकट्ठा होता है उसे एक तय फॉर्मूले के हिसाब से केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। और सरचार्ज का क्या, जो अक्सर बजट में सुनाई देता है? हाँ, पर सरचार्ज की कहानी बिल्कुल अलग है। उसके लिए है आर्टिकल 271। ये केंद्र को एक खास शक्ति देता है कि वो आर्टिकल 269 और 270 वाले टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा सकता है, जिसे सरचार्ज कहते हैं। और ये पैसा? ये सबसे जरूरी बात है। इस सरचार्ज से मिला हुआ पैसा 100% केंद्र का होता है। उसे राज्यों के साथ बांटने की कोई मजबूरी नहीं। ओहो, तो ये केंद्र का तुरुप का इक्का है। जब उसे खास जरूरत हो तो वो सरचार्ज लगाकर पैसा जुटा सकता है और उसे किसी के साथ शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, पर एक महत्वपूर्ण अपवाद है। जीएसटी पर आर्टिकल 271 के तहत सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। और कुछ टैक्स तो ऐसे भी होंगे जो पूरी तरह से राज्य के ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे जमीन पर लगने वाला लगान यानी लैंड रेवेन्यू, या खनिज निकालने के अधिकारों पर टैक्स। ये वो टैक्स हैं जिन्हें राज्य ही लगाते हैं, वसूलते हैं और अपने पास रखते हैं। तो ये 4-5 आर्टिकल्स मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल, कुछ पूरी तरह राज्य का, कुछ केंद्र का, कुछ साझा और कुछ केंद्र द्वारा राज्यों के लिए। चलिए, तो अब एक सवाल। आर्टिकल 271 के तहत लगाया गया सरचार्ज केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसा पूरी तरह से केंद्र के पास रहता है। ठीक है। तो पैसों के इस बंटवारे के अलावा एक और मोर्चा है जहां केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा खींचतान चलती रहती है। गवर्नर यानी राज्यपाल का पद। हाँ, ये पद अक्सर विवादों का केंद्र बन जाता है, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका दोहरी है। वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और केंद्र का प्रतिनिधि भी। और जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हों, तो ये भूमिका बहुत संवेदनशील हो जाती है। बिल्कुल। इसी खींचतान को कम करने के लिए समय समय पर कई समितियां बनी हैं। कुछ केंद्र ने बनाई, कुछ राज्यों ने। जैसे सरकारी आयोग, पुंछी आयोग। हाँ, लेकिन अगर एक को पकड़ना हो जो आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, तो वो है 1983 का सरकारिया आयोग, मतलब सरकारिया कमीशन। सरकारी आयोग ने क्या सिफारिशें दी थी राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर? उन्होंने बहुत साफ कहा। पहला, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, वो एक बाहरी व्यक्ति हो। ठीक है। दूसरा, उसके मजबूत राजनीतिक संबंध ना हो, खासकर सत्ताधारी दल से।
और तीसरा, उसने हाल के वर्षों में सक्रिय राजनीति में हिस्सा न लिया हो, मतलब एक निष्पक्ष और गैर राजनीतिक व्यक्ति। सुनने में तो बिल्कुल तर्कसंगत लगता है, पर असल में ऐसा होता हुआ कम ही दिखता है। हाँ, इसीलिए ये सिफारिशें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। वैसे एक और समिति थी, तमिलनाडु सरकार ने 1969 में बनाई थी, राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति? हाँ, उसकी सिफारिश तो और भी क्रांतिकारी थी। उसने कहा कि संविधान की वो लाइन ही हटा दी जाए जो कहती है कि राज्य का मंत्रालय गवर्नर की मर्जी पर, मतलब एट दी गवर्नर्स प्लेजर, पर टिका है। अरे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होता। मतलब गवर्नर की सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति ही खत्म हो जाती। बिल्कुल, वो गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों को बहुत कम करना चाहते थे। तो कुल मिला के संदेश एक ही था, राज्यपाल के पद की गरिमा और निष्पक्षता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। चलिए, तो इस पर एक सवाल, किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल एक प्रतिष्ठित बाहरी व्यक्ति होना चाहिए जिसका सत्ताधारी दल से कोई संबंध ना हो? ये सरकारिया आयोग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश थी। सही है। तो ये तो हुई राजनीतिक खींचतान। लेकिन तब क्या होता है जब लड़ाई कानूनों की हो? मान लीजिए संसद ने एक कानून बनाया और उसी विषय से मिलता जुलता कानून किसी राज्य ने भी बना दिया और दोनों में टकराव हो जाए। तब मामला अदालत में जाता है और जज अपने कुछ खास सिद्धांतों या डॉक्ट्रिन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिद्धांत तराजू का काम करते हैं ताकि शक्तियों का संतुलन बना रहे। ये कौन से सिद्धांत है? सबसे पहला और सबसे जरूरी है पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस, इसका मतलब? इसका मतलब है कानून का असली सार या उसकी सच्ची प्रकृति। अदालत ये देखती है कि कानून का कोर क्या है। अगर किसी राज्य ने पब्लिक हेल्थ पर कानून बनाया जो राज्य का विषय है, और वो कानून बनाते हुए उसने अनजाने में व्यापार के किसी छोटे से पहलू को छू लिया जो केंद्र का विषय है, तो अदालत कहेगी इस कानून का पिथ एंड सब्सटेंस तो हेल्थ है, इसलिए ये कानून सही है। अच्छा, मतलब अदालत ऊपरी तौर पर नहीं देखती बल्कि कानून की नीयत और उसके मकसद की गहराई में जाती है। दिलचस्प है। और दूसरा सिद्धांत थोड़ा मजेदार है। इसे कहते हैं छद्म विधान का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है जो काम आप सीधे नहीं कर सकते वो आप टेढ़े रास्ते से भी नहीं कर सकते। मतलब अगर दरवाजा बंद है तो आप खिड़की से भी अंदर नहीं घुस सकते। बिल्कुल सही। अगर संविधान ने किसी सरकार को किसी विषय पर कानून बनाने से रोका है, तो वो सरकार किसी और कानून का मुखौटा पहनकर या बात को घुमा फिरा कर भी उस पर कानून नहीं बना सकती। अदालत इस दिखावे को पकड़ लेती है। ठीक है। और एक तीसरा सिद्धांत भी है, क्षेत्रीय संबंध का। हाँ, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। आमतौर पर राज्य का कानून उसी राज्य की सीमाओं में लागू होता है, लेकिन अगर किसी चीज का राज्य के साथ एक मजबूत और वास्तविक संबंध है, मतलब रियल एंड सफिशिएंट नेक्सस है, तो राज्य का कानून सीमा के बाहर भी असर डाल सकता है। जैसे? मान लीजिए एक कंपनी मुंबई में है, लेकिन वो अपना सारा माल ऑनलाइन दिल्ली के ग्राहकों को बेचती है, तो दिल्ली सरकार कह सकती है कि इस कंपनी का हमारे राज्य से एक टेरिटोरियल नेक्सस है और वो उस कमाई पर टैक्स लगा सकती है। समझ गई। तो अब एक और सवाल, जो सीधे नहीं किया जा सकता वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, ये किस न्यायिक सिद्धांत का आधार है? ये छद्म विधान के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का आधार है। ठीक है। तो अब तक हमने केंद्र और राज्यों के बीच के तनाव को समझा, लेकिन राज्य आपस में कैसे तालमेल बिठाते हैं? उनके आपसी संबंधों के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है? इसके लिए संविधान में खासतौर पर 3 आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, 261, 262 और 263। 261, 262 और 263। हाँ, आर्टिकल 261 पूर्ण विश्वास और साख, मतलब फुल फेथ एंड क्रेडिट की बात करता है। इसका मतलब है कि एक राज्य के सरकारी दस्तावेजों, कानूनों और न्यायिक फैसलों को पूरे देश में मान्यता दी जाएगी। मतलब अगर किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो उसे दूसरे राज्य में भी लागू करवाया जा सकता है। हाँ, सिविल मामलों में बिल्कुल। अगर दिल्ली की कोर्ट ने पैसे के लेन देन पर कोई फैसला दिया है तो उसे मुंबई में भी लागू कराया जा सकता है, लेकिन ये नियम आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होता। और राज्यों के बीच जो सबसे बड़े विवाद होते हैं पानी को लेके, उनका क्या? संविधान निर्माताओं को इसका अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 262 बनाया जो सिर्फ अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए है। ये संसद को खास शक्ति देता है कि वो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए कानून बना सकती है। और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को भी है? हाँ, संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों को भी इन विवादों की सुनवाई से रोक सकती है। अच्छा, तो पानी के झगड़े सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते? संसद चाहे तो रोक सकती है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1956 में 2 कानून बनाए गए। एक था नदी बोर्ड अधिनियम और दूसरा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम। नदी बोर्ड अधिनियम? हाँ, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। इसका मकसद था सलाहकार बोर्ड बनाना, लेकिन मजे की बात यह है कि आज तक एक भी नदी बोर्ड नहीं बना। डिस्प्यूट्स एक्ट 1956।
इसके तहत जब भी कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार एक खास ट्रिब्यूनल बनाती है और उस ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम और सब पर बाध्यकारी होता है। तो ये एक तरह की स्पेशल कोर्ट है, सिर्फ पानी के झगड़ों के लिए। चलिए, ये तो हुआ विवाद सुलझाने का तरीका, लेकिन क्या राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए भी कोई मंच है? हाँ, और वो हमारे संघीय ढांचे का शायद सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला मंच है। ये आर्टिकल 263 के तहत बनी अंतरराज्य परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल है। इंटरस्टेट काउंसिल, ये तो संवैधानिक संस्था हुई। बिल्कुल। इसकी स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही हुई थी। इसका काम है केंद्र और राज्यों के आपसी मुद्दों पर चर्चा करना और सलाह देना। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ये तो बहुत अच्छा तंत्र लगता है। दिक्कत इसके इस्तेमाल में है। इसे अक्सर भुला दिया गया मंच या द फॉरगॉटन फोरम कहा जाता है। आप अंदाजा लगाइए, 1990 में बनने के बाद से 30 से ज्यादा सालों में इसकी सिर्फ 11 बैठकें हुई हैं। सिर्फ 11? मतलब औसतन 3 साल में एक बार? ये तो चौंकाने वाली बात है। यही हमारे संघवाद की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। चलिए, तो आज की चर्चा का आखिरी सवाल, अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो आज की चर्चा का सार निकालते हैं। हमने केंद्र राज्य संबंधों के कई अहम पहलुओं को छुआ। हाँ, अगर आज की बातचीत से 4 मुख्य बातें निकालनी हो तो वो ये होंगी। बताइए। पहला, संविधान ने टैक्स के बंटवारे का एक बहुत ही सोचा समझा ढांचा बनाया है। दूसरा, राज्यपाल का पद केंद्र राज्य संबंधों की सबसे संवेदनशील कड़ी है और सरकारी आयोग ने इसकी निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी रास्ते सुझाए हैं। और तीसरा, जब भी शक्तियों का टकराव होता है तो हमारी न्यायपालिका पिथ एंड सब्सटेंस जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करके संविधान की संघीय भावना को बचाए रखती है। और चौथा और आखिरी, हमारे पास अंतरराज्य परिषद के रूप में सहकारी संघवाद का एक बेहद शक्तिशाली संवैधानिक मंच मौजूद है, लेकिन हमने अब तक उसकी असली क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं किया है। बहुत बढ़िया। अब श्रोताओं के लिए दिमाग की कसरत के तौर पर 3 सवाल। इनके जवाब आज की हमारी चर्चा में ही छिपे हैं। जरूर। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा टैक्स केंद्र लगाता और वसूलता है, लेकिन उससे हुई पूरी कमाई राज्यों को सौंप दी जाती है? ए, आर्टिकल 271 के तहत सरचार्ज। बी, आर्टिकल 268 के तहत स्टैंप शुल्क। सी, आर्टिकल 269 के तहत अंतरराज्यीय व्यापार पर कर। या डी, जीएसटी? इसका जवाब है सी, आर्टिकल 269 के तहत अंतरराज्यीय व्यापार पर कर। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, अंतरराज्य परिषद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये एक संवैधानिक निकाय है। बी, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सी, इसके फैसले सभी राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। या डी, इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर हुई थी? इसका जवाब है सी, इसके सलाहकार होते हैं, बाध्यकारी नहीं। एकदम सही। और तीसरा प्रश्न, राजमन्नार समिति 1969 किस राज्य सरकार ने बनाई थी? ए, पंजाब। बी, तमिलनाडु। सी, पश्चिम बंगाल। या डी, केरल? ये समिति तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाई गई थी, तो जवाब है बी। बहुत बढ़िया। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं। अंतरराज्य परिषद, जो सहकारी संघवाद का इतना महत्वपूर्ण स्तंभ है, 1990 से अब तक केवल 11 बार मिली है। क्या हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐसे मंचों को सिर्फ संकट के समय याद करने की बजाय एक नियमित और सक्रिय भूमिका नहीं निभानी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो देश की राजनीति और प्रशासन की बुनियाद है, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध, यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे भारतीय संविधान के पार्ट 11 और पार्ट 12 के प्रमुख अनुच्छेदों पर आधारित हैं। हम इन जटिल संबंधों को 3 नजरियों से समझेंगे। विधायी यानी लेजिस्लेटिव, कानून बनाने की शक्ति। हाँ, कानून बनाने की शक्ति। फिर प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, कानूनों को लागू करने की शक्ति। और वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, पैसे और टैक्स से जुड़े मामले। और हमारा मिशन एकदम साफ है, इन संवैधानिक प्रावधानों को इतना आसान बना देना कि ये न सिर्फ समझ में आए बल्कि परीक्षा के लिए याद भी रहें। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहली बात, भारत की संरचना संघीय है, फेडरल है, लेकिन यहाँ शक्तियों का विभाजन बहुत अनोखा है। मतलब विधायी और कार्यकारी शक्तियां तो केंद्र और राज्यों के बीच बटी हैं, लेकिन न्यायिक शक्ति का कोई बंटवारा नहीं है। हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही जुडिशियल सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। यही सिस्टम केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करता है। अच्छा, मतलब अमेरिका की तरह अलग फेडरल कोर्ट्स और स्टेट कोर्ट्स नहीं है हमारे यहाँ? बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले देश की न्यायिक एकता को कितना महत्व देते थे। ठीक है,
तो इस बुनियाद के साथ चलिए पहले स्तंभ यानी विधायी संबंधों से शुरू करते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। हाँ, ये पार्ट 11 में आर्टिकल्स 245 से 255 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 245 बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर अपने राज्य के लिए। सतह पर तो ये सरल है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि केवल संसद ही भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति के लिए कानून बना सकती हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे अगर कोई भारतीय नागरिक लंदन में रहता है तो उस पर कानून सिर्फ हमारी संसद बना सकती है, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की विधानसभा नहीं? एकदम सही। ये संसद की एक एक्सक्लूसिव पावर है। लेकिन क्या संसद की शक्ति पर भी कोई प्रतिबंध है या वो हर जगह हर विषय पर कानून बना सकती है? नहीं, संविधान खुद कुछ सीमाएं लगाता है। जैसे आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। और इन नियमों का प्रभाव? इन नियमों का प्रभाव संसद के अधिनियम यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होता है। मतलब उन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के बनाए नियम संसद के कानून जितने ही शक्तिशाली हैं। और राज्यों के अंदर कुछ विशेष क्षेत्रों के बारे में क्या? मैंने शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल। शेड्यूल 5 के अनुसार राज्यपाल के पास ये विशेष शक्ति है कि वे निर्देश दे सकते हैं कि संसद का कोई कानून किसी शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं होगा या कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा। तो राज्यपाल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। हाँ, एक तरह से, ताकि उन क्षेत्रों की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। ये तो काफी दिलचस्प है। हमारे स्रोतों में शेड्यूल 6 का भी जिक्र है। असम जैसे राज्यों के ट्राइबल एरियाज के लिए भी कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीक सा अंतर है जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। असम के ट्राइबल एरियाज के लिए ये शक्ति राज्यपाल के पास है, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के लिए ये शक्ति सीधे राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन राज्यों में शेड्यूल 6 के तहत बहुत मजबूत और स्वायत्त जिला परिषदें हैं, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इसलिए यहाँ ज्यादा सीधा केंद्रीय निरीक्षण रखा गया है। समझ गई। तो चलिए एक सवाल से इस बात को पक्का कर लेते हैं। किसी राज्य के शेड्यूल्ड एरियाज में संसद के कानून को लागू करने या संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? इसका जवाब है राज्यपाल यानी गवर्नर। चलिए अब विधायी संबंधों के दिल पर आते हैं। विषयों का बंटवारा। संविधान में 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट्स। पहली है यूनियन लिस्ट। हाँ, यूनियन लिस्ट, जिसमें 98 विषय हैं, रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग। इन पे सिर्फ संसद कानून बना सकती है। फिर आती है स्टेट लिस्ट, जिसमें 59 विषय हैं, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि। इन पर सामान्यतः राज्य कानून बनाते हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह। इसका मतलब इन पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जी हाँ। एक मिनट, ये तो बड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। अगर केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं तो फिर तो टकराव की स्थिति बनी रहेगी। बहुत अच्छा सवाल है, और संविधान निर्माताओं ने इसका हल पहले ही सोच लिया था। ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। यूनियन लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। अच्छा, इससे आप एक साझा रसोई की तरह समझिए। केंद्र और राज्य दोनों इसमें खाना बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक ही व्यंजन बनाने लगें तो अंतिम रेसिपी केंद्र की ही मानी जाएगी। लेकिन हमारे स्रोतों में इसका एक अपवाद भी बताया गया है। अगर राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति, प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए आरक्षित था और वो मिल गई हो तो वो कानून उस राज्य में मान्य हो सकता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ भी एक और परत है। इस अपवाद के बावजूद संसद बाद में उसी विषय पर एक और कानून बनाकर राज्य के कानून को ओवरराइड कर सकती है। तो अंततः पलड़ा केंद्र का ही भारी रहता है। और उन विषयों का क्या जो इन तीनों सूचियों में कहीं नहीं है? जैसे जब संविधान बना था तब साइबर लॉज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय तो थे ही नहीं। उन्हें अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअल पावर्स कहा जाता है। रेजिड्यूरी पावर्स। हाँ, और ये सारी शक्तियां पूरी तरह से संसद के पास हैं। इसमें ऐसे विषयों पर टैक्स लगाना भी शामिल है। तो हमने कनाडा का मॉडल अपनाया, अमेरिका का नहीं, जहां ये शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता एक मजबूत केंद्र चाहते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो अपनी समझ को परखने के लिए एक और सवाल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अलावा बचे हुए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? और इसका जवाब है संसद यानी पार्लियामेंट। अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। सामान्य तौर पर तो सूचियों का बंटवारा साफ है, लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब संसद स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी कानून बना सकती है। हाँ, और ये 5 असाधारण परिस्थितियां हैं। पहली है राज्यसभा रेजोल्यूशन आर्टिकल 249 के तहत। अच्छा, अगर राज्यसभा, जो कि राज्यों का सदन है, राष्ट्रीय हित में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकती है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब राज्यों का सदन ही राज्यों की शक्ति को सीमित करने का प्रस्ताव दे सकता है। ये कानून कितने समय के लिए वैध होता है? ये कानून 1 साल के लिए वैध होता है, लेकिन इसे रेजोल्यूशन को बार-बार पास करके हर बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित काल तक। हाँ। दूसरी स्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के दौरान।
तब तो संसद को स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति मिल जाती है। और तीसरी स्थिति है जब राज्य खुद संसद से अनुरोध करें। बिल्कुल, जब 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करें तो संसद उनके लिए उस विषय पर कानून बना सकती है। चौथी है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। हाँ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संसद स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकती है, जैसे जिनीवा कन्वेंशन एक्ट 1960। और आखिरी 5वीं स्थिति है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान जब किसी राज्य में आर्टिकल 356 लगा हो। सही कहा, उस समय उस राज्य की सारी विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। तो ये प्रावधान एक सेफ्टी वाल्व की तरह है। बिल्कुल, लेकिन इनका राजनीतिक दुरुपयोग हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। ये 5 स्थितियां केंद्र को वाकई बहुत शक्तिशाली बनाती हैं। चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करने का अधिकार संसद के किस सदन को है? सही जवाब है राज्यसभा। राज्यसभा। तो कानून बनाने के मामले में केंद्र का पलड़ा भारी दिखता है। सवाल यह है कि क्या इन कानूनों को लागू करवाने में यानी प्रशासनिक स्तर पर भी यही पैटर्न देखने को मिलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। यहाँ भी पैटर्न लगभग वैसा ही है। सामान्य नियम यह है कि केंद्र की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक फैली है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और राज्यों की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट यहाँ भी मामले को पेचीदा बनाती होगी। हाँ, इन विषयों पर कार्यकारी शक्ति सामान्यतः राज्यों के पास ही होती है। हमारे स्रोतों में मिनरल गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। MMDR एक्ट के तहत केंद्र सरकार ये तो तय करती है कि कौन से खनिज माइनर मिनरल्स हैं, लेकिन लाइसेंस देने की शक्ति राज्यों के पास है। सही। ये दिखाता है कि कैसे एक ही क्षेत्र में शक्तियों का बंटवारा होता है। अब आते हैं आर्टिकल 256 पर, जो एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। अच्छा। ये कहता है कि राज्यों को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह करना होगा कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करें, और केंद्र इस संबंध में राज्यों को बाइंडिंग डायरेक्शंस मतलब बाइंडिंग निर्देश दे सकता है। लेकिन रुकिए, अगर कोई राज्य केंद्र के इन निर्देशों को नहीं मानता है तो क्या होता है? यहीं पर आर्टिकल 365 आता है, जिसे कोअर्सिव सैंक्शन यानी एक तरह की दंडात्मक कार्रवाई माना जाता है। कोअर्सिव सैंक्शन। हाँ, इसके तहत अगर कोई राज्य केंद्र के दिए गए किसी भी संवैधानिक निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, और फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। बिल्कुल। ये तो एक न्यूक्लियर ऑप्शन जैसा लगता है। आलोचक तो कहते होंगे कि ये केंद्र सरकार को एक हथियार देता है जिससे वो विरोधी दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर कर सकती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायपालिका सामने आई। SR बोम्मई केस 1994 का एक ऐतिहासिक फैसला है। हाँ, 70 और 80 के दशक में आर्टिकल 356 का बहुत राजनीतिक इस्तेमाल हुआ था। उसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई केस में फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला मनमाना नहीं हो सकता, और ये न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। मतलब अदालत ये जांच सकती है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो कारण दिए गए हैं वे प्रासंगिक हैं या नहीं। एकदम। तो इस फैसले ने राज्यों को एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया। इसीलिए इसे संघवाद का मैग्ना कार्टा फेडरलिज्म कहते हैं ना? निश्चित रूप से इसने केंद्र की मनमानी पर एक मजबूत रोक लगाई। वैसे सहयोग के लिए भी तंत्र हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS। हाँ, आर्टिकल 312 के तहत। इन अधिकारियों की भर्ती और ट्रेनिंग तो केंद्र करता है, लेकिन वे राज्यों में काम करते हैं। इन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का ही होता है। समझ गई। तो हमारा अगला रिकॉल सवाल इसी से जुड़ा है। किस सुप्रीम कोर्ट केस ने आर्टिकल 356 के मनमाने उपयोग पर रोक लगाई? इसका जवाब है SR बोम्मई केस 1994। सत्ता के इस खेल में कानून और प्रशासन की बात हो गई, लेकिन हर सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो अब हमारे चर्चा के अंतिम खंड पर आते हैं, वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस। इसकी शुरुआत आर्टिकल 265 से होती है, जो कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा विधायी शक्तियों की तरह ही है। हाँ बिल्कुल। संसद के पास यूनियन लिस्ट के विषयों पर टैक्स लगाने की शक्ति है, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, और राज्यों के पास स्टेट लिस्ट के विषयों पर, जैसे कृषि आय पर कर या शराब पर उत्पादन शुल्क। एक दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों में है वो ये कि कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई विषय नहीं था। सही कहा, नहीं था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा अपवाद है जिसने भारत के वित्तीय संघवाद को पूरी तरह बदल दिया, और वो है GST। बिल्कुल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST ने समीकरण को कैसे बदला? GST एक गेम चेंजर है। इसके लिए 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया गया। इस संशोधन ने GST के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को समवर्ती शक्ति, कॉन्करेंट पावर दे दी। और GST काउंसिल का भी निर्माण हुआ। हाँ, और ये काउंसिल एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री एक साथ बैठकर टैक्स दरों पर फैसला करते हैं। ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जीता जागता उदाहरण है। और जो कर किसी भी सूची में नहीं है, जैसे पहले गिफ्ट टैक्स या वेल्थ टैक्स हुआ करते थे, वो अवशिष्ट कर माने जाते हैं। और जैसा हमने पहले देखा, अवशिष्ट शक्ति सिर्फ संसद के पास है।
तो वो कर लगाने का अधिकार भी सिर्फ संसद को है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो एक आखिरी सवाल इस खंड से, 101वें संविधान संशोधन ने किस कर के संबंध में केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने की शक्ति दी है? जवाब है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पर केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, जो इसे क्वाजी फेडरल यानी अर्धसंघीय बनाता है। तो आज की चर्चा से 4 मुख्य बातें याद रखने वाली है। हाँ, पहली है विधायी सर्वोच्चता। टकराव की स्थिति में हमेशा केंद्र का कानून मान्य होता है और 5 असाधारण परिस्थितियों में संसद राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी कानून बना सकती है। दूसरी है प्रशासनिक नियंत्रण। केंद्र राज्यों को बाध्यकारी निर्देश दे सकता है और आर्टिकल 365 के तहत अनुपालन न करने पर राष्ट्रपति शासन जैसी कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान है। तीसरा सहयोग तंत्र। ऑल इंडिया सर्विसेज और जीएसटी काउंसिल जैसे तंत्र दिखाते हैं कि हमारा संविधान सिर्फ शक्तियों के बंटवारे पर ही नहीं बल्कि सहयोग पर भी जोर देता है। और चौथा, न्यायिक सुरक्षा। एस.आर. बोम्मई केस एक मील का पत्थर है। इसने साबित किया कि संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाती है। चलिए अब 3 बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQs से अपनी समझ को परखते हैं। मैं तीनों सवाल एक साथ पूछूंगी और फिर हम उनके जवाबों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला, किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है जो 1 वर्ष के लिए वैध होता है और अनिश्चित काल तक नवीनीकृत किया जा सकता है? A, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। B, जब 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें। C, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। या D, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए। दूसरा सवाल, एक राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसके पास है? A, राज्यपाल। B, राज्य विधानमंडल। C, राष्ट्रपति। या D, संसद। ठीक। और तीसरा, S.R. बोम्बई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि A, अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दिया। B, राष्ट्रपति शासन लगाने को न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया। C, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्ता दी। या D, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया। बहुत अच्छे सवाल हैं। चलिए इनके जवाब देखते हैं। पहले सवाल का सही उत्तर है C, जब राज्यसभा 23 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। ये आर्टिकल 249 के तहत होता है, राष्ट्रीय हित में। हाँ। दूसरे सवाल का जवाब है C, राष्ट्रपति। ये एक दिलचस्प बिंदु है। SPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें। अच्छा। और तीसरे सवाल का जवाब है B, राष्ट्रपति शासन लगाने को न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया। इस केस ने आर्टिकल 356 को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसके मनमाने उपयोग पर एक मजबूत न्यायिक रोक लगाई। बहुत अच्छे। मुझे लगता है आज हमने केंद्र राज्य संबंधों को काफी गहराई से समझ लिया है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार। हमारे स्रोतों में नीति आयोग और जोनल काउंसिल्स जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस यानी गैर संवैधानिक निकायों का उल्लेख है। ये निकाय संविधान द्वारा परिभाषित औपचारिक संघीय ढांचे से बाहर काम करते हैं। सोचिएगा, क्या ये निकाय केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करते हैं या फिर ये केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण का एक और अनौपचारिक जरिया देते हैं? इस पर विचार कीजिएगा।